Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. In the last lecture, we discussed about the concept of structural changes in the parameters of multiple regression models. और हमने उन structural changes को जो है वो चाउ टेस्ट की मदद से एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। और हमने ये कहा था कि जी अगर हम टाइम सीरीज डेटा के साथ डील कर रहे हों तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद टाइम सीरीज डेटा जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं, अगर वो चेंजेस एस्टिमेशन के दौरान रिफ्लेक्ट ना हो इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पैरामीटर्स लाइक बीटा 2 और बीटा 3, तो वो एक रिलायबल और ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं हो सकता। तो व्हाट वी डिस्कस्ड कि जी हमें उस अंडरलाइंग जो हमारा फिनोमेना, इशू या पॉलिसी शिफ्ट या कोई रिफॉर्म है, तो उस रिफॉर्म को कंसिडर करते हुए टाइम सीरीज डेटा के अंदर हम उस कट ऑफ टाइम को या कट ऑफ डेट को कंसिडर करते हुए उससे पहले और उसके बाद का सेपरेट एनालिसिस भी कर लें और एक हम कलेक्टिव एनालिसिस भी कर लें, और फिर हम कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश करें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये जो सेपरेट एनालिसिस है वो और कलेक्टिव एनालिसिस, इसमें कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। तो उसमें जो हमने दो ऑप्शंस डिस्कस की थी वो क्या थी कि ये मुमकिन है कि ये जो हमारा कलेक्टिव मॉडल है रिग्रेशन का, यही मुनासिब तरीन मॉडल हो, और इस दौरानिये में अगर कोई पॉलिसी शिफ्ट या रिफॉर्म्स आए हैं तो वो पॉलिसी शिफ्ट्स और रिफॉर्म्स कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे। तो ये तो कलेक्टिव रिग्रेशन या कलेक्टिव मॉडल जो है, कंबाइंड मॉडल जो है, वो इफेक्टिव हो जाना है और वो वैल्यूएबल भी होगा और वो कंसिडरेबल भी होगा। लेकिन अगर जो अंडरलाइंग इशू या फिनोमेना रिपोर्ट होता है या अंडरलाइंग जो आपकी पॉलिसी की चेंज की वजह से या रिफॉर्म्स की वजह से चेंज आती है, वो चेंज स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट चेंज है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने उस चेंज से पहले और फिर जो उस चेंज के बाद आपने रिग्रेशन के मॉडल्स सेपरेटली एस्टिमेट किए हैं, उन मॉडल्स के पैरामीटर्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। लाइक ये बीटा 2 इस बीटा 2 से अलग होगा और ये बीटा 3 इस बीटा 3 से अलग होगा, और सिमिलरली ये बीटा 1 इस बीटा 1 से अलग होगा। तो इसको हमने असेस करने के लिए लास्ट सेशन में जो है वो एफ टेस्ट की अप्रोच को यूज किया। एनोवा की टेबल से हमने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज प्रोड्यूस की और फिर उसकी बुनियाद पे एफ वैल्यू कैलकुलेट करके टैबुलेटेड एफ वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन किया, और हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की कि जो अंडरलाइंग लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 और 8 ना, तो अगर इन क्राइसिस की वजह से इस दौरानिये में कोई चेंज आई है तो वो चेंज पॉलिसी के शिफ्ट के आने से या रिफॉर्म्स के आने से या क्राइसिस के आने से स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमने आखिरी सेशन में समझने की कोशिश की थी। जो ड्रॉबैक है इस चाउ टेस्ट का वो क्या है कि हमने जब बात की अंडरलाइंग किसी भी इशू की या फिनोमेना की या पॉलिसी शिफ्ट की, तो हम चाउ टेस्ट की मदद से सिर्फ एक जो स्ट्रक्चरल ब्रेक है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोर देन वन स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट टाइम पीरियड, तो उन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को चाउ टेस्ट हमें इस काबिल नहीं बनाता कि हम उनको कंसिडर कर सकें। सिमिलरली हमने जो बात की इससे पहले उसमें जो है वो हमें बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर चाउ टेस्ट से ये पता नहीं चल पाया कि जी व्हाट वाज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बीटा 2 एंड बीटा 2 इन बोथ सेपरेट केसेस। कि जी फॉर एग्जांपल बीटा 2 जो है इस केस में बिफोर दिस इवेंट और बीटा 2 सेकंड केस में आफ्टर दिस इवेंट अलग अलग तो है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं ये डिसाइड करना चाहूं कि जी पहले की निस्बत दूसरे में कितनी तब्दीली आई, तो ये दूसरे की तब्दीली में इसको मनफी और जमा करके कैलकुलेट नहीं कर सकता व्हाइल आई एम डीलिंग विद
चाउ टेस्ट नेचर ऑफ ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि ये चाउ टेस्ट की एक लिमिटेशन है। दूसरा, चाउ टेस्ट की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये भी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये दोनों केसेस में सेम होगा। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल सेम नहीं होता तो हम ये चाउ टेस्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये वो लिमिटेशंस हैं जो कि चाउ टेस्ट की हैं कि जी चाउ टेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ एक इशू के ऊपर जो है या अंडरलाइंग एक पॉलिसी शिफ्ट है जिसके ऊपर हमें गाइड करता है और उसका कंपैरिजन हमें करके दे देता है। लेकिन एक से ज्यादा जो हमारे अंडरलाइंग इवेंट्स हैं उन इवेंट्स की वजह से अगर हमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इन दी पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल बीटा 2 एंड बीटा 3 एस्टिमेट करनी पड़े तो वो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? चाउ टेस्ट इस चीज का जवाब नहीं देता। तो इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो हमने आज के सेशन में डिस्कशन करनी है दैट इज अबाउट डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स को जो है वो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है कि हमें कैसे पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अंडरलाइंग टाइम पीरियड में जो है टाइम सीरीज डेटा को डील करते हुए हमें मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज जो है वो पॉलिसी लेवल पे रिपोर्ट होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स आते हैं और डेली बेसिस पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वंस वी आर डीलिंग विद एनी इकोनॉमिक डेटा और फाइनेंशियल डेटा तो उस डेटा को डील करते हुए हम कैसे इस चीज को डिटरमिन करेंगे कि जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पॉलिसीज चेंज होती हैं या अंडरलाइंग चेंजेस रिपोर्ट होती हैं तो वो डेटा में कैसे इफेक्ट कर रही होती हैं और उसकी बुनियाद पे ये पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं बीटा 2 और बीटा 1 इसी तरह बीटा 3 इन बोथ केसेस। ये आज के सेशन में हमने समझना है कि डमी वेरिएबल्स की रिग्रेशन हम कैसे चलाएंगे और डमी वेरिएबल्स की रिग्रेशन हमें इस काबिल कैसे बनाएगी कि जो चाउ टेस्ट की लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को हम कवर करने की कोशिश करना है। आज के सेशन में जो हमारी डिस्कशन है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि डमी वेरिएबल्स को हम इकोनोमेट्रिक्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। ये डमी वेरिएबल्स जो हैं ये हमें कैसे इस काबिल बनाते हैं कि हम चाउ टेस्ट की लिमिटेशंस को ओवरकम करके मोर देन वन अंडरलाइंग चेंज इन डेटा या अंडरलाइंग चेंज इन पॉलिसीज उसकी वजह से जो रिजल्ट्स में चेंजेस आती हैं उनको हम मेजर कर सकें या कैप्चर कर सकें। डमी वेरिएबल्स को हमने इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मेलिटी टेस्ट करना। तो अगर आप जो है याद करें अपना बेसिक अजम्पशंस जो थी ओएलएस के मॉडल की उसमें एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये थी कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है उससे ओरिजिनेट होने वाली एरर टर्म्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जी जो हमारी सम ऑफ एरर टर्म्स हैं वो 0 के बराबर होती हैं। फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि sum of square of error terms would be as minimum as possible out of available samples जब हम OLS के थ्रू एस्टिमेशंस कर रहे होंगे। तो ये वो बुनियादी assumptions हैं और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम स्टार्ट ऑफ द कोर्स में OLS को बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था। अगर फॉर एग्जांपल ये सवाल पूछा जाए कि जी मुझे उस नॉर्मेलिटी को टेस्ट करना है तो उस नॉर्मेलिटी की टेस्टिंग के लिए हम जो है वो कैसे नॉर्मेलिटी को टेस्ट करेंगे। ये नॉर्मेलिटी हम टेस्ट कैसे करते हैं इसको हमने आज के सेशन में समझना है। इससे पहले कि हम डमी वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन में जाएं क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि प्योरली एसोसिएटेड है विद एप्लीकेशन ऑफ डमी वेरिएबल्स। तो अगर हम डमी वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो डमी वेरिएबल्स इटसेल्फ क्या है इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। लेकिन ये डमी वेरिएबल अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से नॉर्मेलिटी के इश्यूज जो है वो रेज हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम पहले डमी को डिस्कस करें और
बाद में नॉर्मेलिटी टेस्टिंग समझें, इट वुड बी बेटर कि हम पहले नॉर्मेलिटी टेस्टिंग का तरीका समझ लें कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे जो है वो ग्रेटल के सॉफ्टवेयर में टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्टिंग समझने के बाद हम डमी वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे और वहां पे अगर हमें जरूरत महसूस होती है नॉर्मेलिटी टेस्टिंग की तो वहां पे भी हम इसको दोबारा टेस्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमने ये समझना है कि ये डमी वेरिएबल्स अगर हमने इंट्रोड्यूस कर लिए रिग्रेशन मॉडल में तो ये रिग्रेशन के मॉडल को इफेक्ट कैसे करते हैं। और ये डमी वेरिएबल्स दो तरह से इस्तेमाल होंगे, एक इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगा और एक स्लोप में इस्तेमाल होगा। तो इंटरसेप्ट डमी होगा और स्लोप डमी होगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि डमी इटसेल्फ क्या है, इंटरसेप्ट डमी क्या होता है और स्लोप डमी क्या होता है। सो डमी और फिर फॉलोड बाय इंटरसेप्ट डमी और देन स्लोप डमी। तो इंटरसेप्ट डमी और स्लोप डमी को भी हमने समझने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे पहले हम जो है इस कॉन्सेप्ट को जो कि एसोसिएटेड है विद टेस्टिंग ऑफ द नॉर्मेलिटी, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक टेबल है, टेबल 1.1, इसी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, गुजराती की बुक का टेबल 1.1। सो ये इससे पहले भी हम बहुत मरतबा इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो हमारी इनकम है जो कि जीडीपी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, इसको इन दो के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है। सो जो एक्सपेंडिचर्स हैं आर डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ये बुनियादी जो इनकम और कंजम्पशन का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स का डेटा गिवन है और दिस डेटा इज टाइम सीरीज डेटा। अगर आप देख लें 1982 से लेकर 1996 तक का डेटा है। सो अब इसके ऊपर में इन ऑर्डर टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी मैंने किसकी टेस्ट करनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म। एरर टर्म्स जो ओएलएस की बुनियादी असम्पशन है वो ये है कि एरर टर्म्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मुझे आउट ऑफ दिस अवेलेबल सैंपल y और x की वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो मैं यहां से पहले एरर टर्म प्रोड्यूस करूंगा। तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, स्टेप 1 पे मैं ओएलएस की रिग्रेशन चलाऊंगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसको मैं ओके करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट्स रिपोर्ट होते हैं। सो ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमें y इज इक्वल टू -184.07 प्लस 0.70x। इससे पहले कई मरतबा हम इसकी इंटरप्रिटेशंस को इन वन वे आर दी अदर डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा इंटरप्रिटेशन पे इस वक्त हम कोई बात नहीं करने जा रहे। पॉसिबल नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स यहां से कैप्चर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारी जरूरत है हम एरर टर्म्स को देखें और एरर टर्म को देखने के बाद हम उस चीज की बुनियाद पे टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वेरिएबल है एरर टर्म का, उसकी नॉर्मेलिटी को। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेव में जाऊंगा और रेजिडुअल्स के ऊपर क्लिक करके मैं रेजिडुअल्स को सेव करता हूं। तो ये इसने इसको नेम दिया U-1, डिस्क्रिप्शन क्या दी, रेजिडुअल फ्रॉम मॉडल नंबर 1। ये रिग्रेशन का मॉडल 1 हमने अभी एस्टिमेट किया आफ्टर ओपनिंग ऑफ दिस ग्रेटल सॉफ्टवेयर, पहली एस्टिमेशन है, इसलिए इसने इसको नाम दिया मॉडल 1 का। तो मैं इसको ओके करता हूं ना, तो इसने बाय डिफॉल्ट ये चीज सेव कर लिया। और सेव कहां पे की है, आप देखें इससे पहले जब हमने डेटा इंपोर्ट किया तो y और x सिर्फ दो वेरिएबल्स थे। अभी U-had रेजिडुअल्स फ्रॉम मॉडल 1, ये रेजिडुअल्स फ्रॉम मॉडल 1 रिपोर्ट हो चुके हैं। क्लास में जब हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस चल रही थी तो हमने इसका मैकेनिज्म मैनुअली भी समझने की कोशिश की थी कि ये U-had हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y को माइनस करके ये U-had निकलता है। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y तो ये गिवन है जो कि हमें इस मॉडल इस डेटा के अंदर मौजूद है, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y है वो हमने इस एस्टिमेटेड मॉडल की बुनियाद पे हर रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y को प्लेस करके तो इस कैलकुलेशन में डाल के तो उसको कैलकुलेट किया। तो फिर उन दोनों रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ y जो कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है और फिर उसके अगेंस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होती है, उन दोनों को माइनस करने से हमें एरर का कंपोनेंट मिलता है जो U-had है। तो ये सारी ऑपरेशंस जो है वो इस सॉफ्टवेयर ने खुद ही अप्लाई कर ली। जिस वक्त हम U-had को रिकॉर्ड कर लें उसके बाद हमने क्या करना है, हम वेरिएबल पे जाएंगे
और वेरिएबल पे जाने के बाद ये नॉर्मेलिटी टेस्ट है, इस नॉर्मेलिटी टेस्ट को हमने क्लिक कर लेंगे। तो टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी ऑफ यू हैड इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो आप देख लें, ये क्राइटेरिया नंबर 1, ये शार्पियो विल्क व्यू डब्ल्यू टेस्ट है, क्राइटेरिया नंबर 2, लिली एफर्स टेस्ट क्राइटेरिया नंबर 3, जर्क बेरा टेस्ट क्राइटेरिया नंबर 4। तो जो गुजराती की बुक में रिकमेंडेड टेस्ट है वो जर्क बेरा का टेस्ट है, और इसमें आप देखें इसकी टी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट हुई है 0.89 विद पी वैल्यू ऑफ 0.637। तो ये इसकी पी वैल्यू रिपोर्ट हुई है। अच्छा, अब हमने बुनियादी तौर पे जो चीज समझनी है वो क्या है कि मैं जिस वक्त कहता हूं कि जी मैंने नॉर्मेलिटी टेस्टिंग करनी है, तो नॉर्मेलिटी टेस्टिंग के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो मैंने दो किस्म के हाइपोथेसिस माइंड में रखने हैं। एक को मैं कहता हूं नल हाइपोथेसिस और एक को मैं कहता हूं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होगा कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डेटा से मुराद जो है वो क्या है, यहां पे हमारा एरर टर्म। तो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नल हाइपोथेसिस है, और डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस इस टेस्ट को अप्लाई करते हुए माइंड में रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने इंटरप्रिटेशन देनी है। सो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नल हाइपोथेसिस। अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की पोजीशन में होता हूं और रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। और अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसके बगैर जो है वो इंटरप्रिटेशन हम इतना इजीली नहीं समझ पाएंगे। सो हम क्या करते हैं, अब हम इन रिजल्ट्स को देखते हैं। तो जर्क बेरा टेस्ट को आप देखिए, तो जर्क बेरा टेस्ट हमें क्या कहता है जी, पी वैल्यू 0.63 की है। तो अगर इस पी वैल्यू के साथ मैं इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि ये पी वैल्यू हाईली बड़ी वैल्यू है और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। चूंकि मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है लिहाजा मैं इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता नल हाइपोथेसिस को। अगर ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट होते तो मैं इसको रिजेक्ट कर लेता। इसका मतलब क्या है, 0.63 इज फॉर मोर देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब है कि ये हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकते, इट मींस underlying data is normally distributed। तो ये जो OLS की assumption है टेस्टिंग ऑफ जो एरर टर्म की नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की, वो इस तरह से टेस्ट हो जाती है कि आप इसको यूं रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप ग्रिटल के अंदर मैंने एक ऑपरेशन ये अप्लाई की कि मैंने सबसे पहले रिग्रेशन रन की और रिग्रेशन रन करने के बाद मैंने उसका यू हैट सेव किया। तो इस तरह से पॉसिबल हुआ। और फिर इस यू हैट के ऊपर जो है वो मैंने वेरिएबल्स में जाके तो यहां से नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई किया, तो इसने मुझे ये रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन सा है, आप टेस्ट आप चले जाइए कहां पे, टूल्स में चले जाइए, नहीं टूल्स में नहीं, आप चले जाएंगे हमें कहां पे चेक करना है, सैंपल, मैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लूं पहले OLS के, वहां से ये एनालिसिस एक और तरीके से भी पॉसिबल है। Y और X ये रन कर लिया। यहां से एक टेक्निक मैंने ये एज्यूम की कि मैं यहां से सेव करता हूं रेसिडुअल्स को
और ये रेजिडुअल सेव हुए तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए इस मैन शीट के अंदर, मैन सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ से मैंने इस टेक्निक के थ्रू वेरिएबल्स में जाके ये नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट्स मिल गए जिनके ऊपर हमने टेस्टिंग को अप्लाई कर लिया और अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से जो है इस रिग्रेशन को रन करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव नहीं करता रेजिडुअल्स को, बल्कि मैं डायरेक्टली टेस्ट पे चला जाता हूँ और टेस्ट पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल की एक ऑप्शन है। इस नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे ये रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। इसके रिजल्ट्स में इसने इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रॉ की है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करने के बाद इसने ये रिजल्ट्स भी दिए हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से हमें क्या आइडिया होता है कि मीन वैल्यू 0 है, मीन से जितना आपका राइट साइड पे डेटा अवेलेबल है उतना ही आपका लेफ्ट साइड पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और ये जो कर्व है ये इतनी हो कि ये बिल्कुल इस तरह आइडियलिस्टिक नजर आ रही हो। कर्व की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से चले, माउथ की डायरेक्शंस को देख के आप देखिएगा इस तरह भी चल सकती है। तो इट मीन्स कि जी ये जो माउथ की डायरेक्शन मैंने यहाँ से मूव की इसके अकॉर्डिंगली जो अगर कर्व ड्रॉ हो तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन इसको यहाँ से आप देखें तो ये बिल्कुल प्योरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व नजर आती है। और जो आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो टेस्ट फॉर नल हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस विद पी वैल्यू ऑफ 0.52 विद काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1.288। तो ये 1.288 की जो वैल्यू है इसके अगेंस्ट जो पी वैल्यू रिपोर्ट हुई है वो 0.52 की है। वंस अगेन ये रिजल्ट हमें बिल्कुल उसी तरह उस लेवल पे लेके जाता है जो लेवल हमने पहले डिसाइड किया दूसरे टेस्ट के थ्रू, कि हमें पता चलता है कि जी डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नल हाइपोथेसिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। दिस insignificant p value does not enable us to reject this null hypothesis of normal distribution। तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि जो सीरीज है कि जो अंडरलाइंग डेटा है या जो अंडरलाइंग एरर टर्म का कंपोनेंट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द अनदर टेक्निक ऑफ टेस्टिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ द एरर टर्म। ये आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना चाहें, आप स्ट्रेट अवे उस वेरिएबल की नॉर्मेलिटी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही वाली ऑपरेशंस जो हैं वो एक सिंपल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करता हूं। तो ये सिंपल वेरिएबल है और मैं डेटा के अंदर सैंपल्स में वेरिएबल्स में जाता हूं और मैं इसको कहता हूं चेक कीजिए y की जो y वेरिएबल है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए जार्क 12 की वैल्यू 0.71 आती है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो ये उस नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली हमें आइडिया होता है कि जी दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल। सिमिलरली आप x को चेक कर सकते हैं, सो x की नॉर्मेलिटी आप टेस्ट कर लें तो ये भी बिल्कुल हमें उसी तरह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो डेटा मिलता है। अच्छा, एक चीज ये भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इस डेटा को जो कि हमें यू हैड की फॉर्म में नजर आ रहा है, हम इसको प्लॉट कर लें। तो प्लॉट करते हैं तो हमें इसकी इस तरह की सी रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो इससे भी हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन हो जाती है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो टाइम सीरीज का प्लॉट हो या आप उसको जार्क 12 टेस्ट या इनमें से किसी एक टेस्ट के थ्रू, तो देखें जो रिजल्ट्स आपको इस टेस्ट ने गाइड किए वही रिजल्ट आपको मोर और लेस इसने भी दिए हैं, वही रिजल्ट इसने भी दिए हैं, वही रिजल्ट इस टेस्ट ने भी दिए हैं। चूंकि गुजराती की बुक में ये वाला टेस्ट जो है वो अवेलेबल है लिटरेचर में, सो दैट्स व्हाई मैंने ज्यादा फोकस डिस्कशन का टेस्ट के ऊपर किया। रेस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर आल्सो यूजफुल एंड वैल्यूएबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग दिस कंक्लूजन के जो डेटा है अंडरलाइन एरर टर्म जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। लेकिन ऑल ऑफ दीज टेस्ट्स आर इंडिकेटिंग कि जी जो हमारा डेटा है या जो हमारी एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। सो जो पहला कंपोनेंट है आज के सेशन का ऑफ टेस्टिंग ऑफ द नॉर्मेलिटी या चेकिंग द नॉर्मेलिटी प्रॉब्लम और इशू इन द डेटा,
वो हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ली हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि इन जनरल वी अज्यूम दैट एरर टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, but in most of the cases when we are dealing with financial data, so we may face this problem कि underlying जो error term है वो normally distributed नहीं होती। What might be the reason behind this issue? वो रीजन है volatile nature of the data, कि डेटा के अंदर volatility इतनी ज्यादा है, ups and downs इतने ज्यादा होते हैं most of the time, या उसके अंदर outliers बहुत ज्यादा होते हैं। आउटलायर्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डेटा है और इस डेटा को मैं जो है वो प्लॉट करता हूँ, टाइम सीरीज प्लॉट है, तो देखें ये आपको डेटा एक ट्रेंड है जो कि आपको चलता नजर आता है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ एक स्टीप है जो कि बढ़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 1982 की वैल्यू ये है और 1984 में ये वैल्यू यहाँ पे होती तो कर्व यहाँ से यहाँ जाती, और 86 में वो कर्व यहाँ से इधर आ जाती। तो अगर वो कर्व यहाँ से इधर आई है तो इसका मतलब है अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा हैं कि जो कर्व की जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी ज्यादा नॉर्मल सी नहीं है, वो एबनॉर्मल किस्म की कर्व की रिफ्लेक्शन नजर आती है। सो ये वोलेटिलिटी की वजह से डेटा के अंदर अप्स एंड डाउन्स के ज्यादा होने की वजह से समटाइम्स जो है वो ये नॉर्मेलिटी का इशू जो है वो या नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल होती हमें नजर नहीं आती। इन दोनों वेरिएबल्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ टाइम सीरीज प्लॉट एक सिंगल ग्राफ पे, तो इन दोनों का आइडिया भी आपको हो सकता है कि आप देखें कि एक वेरिएबल जो है वो y इस तरह से मूव कर रहा है और x वेरिएबल इस तरह से मूव कर रहा है, और इन दो के दरमियान तो देखें ये जाहिरन नजर आने वाली दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एस्टैब्लिश हुआ उससे निकलने वाली एरर टर्म जो है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये हम एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की या नॉर्मेलिटी की टेस्टिंग का तरीका हमने उन टूल्स के थ्रू समझ लिया जो हमें आइडिया होता है विद द हेल्प ऑफ चार्क पैरा टेस्ट एंड एज वेल एज सर्टेन अदर टेक्निक्स जो कि टेस्ट में रिपोर्ट हुई। उसके अलावा अगर हम जेनेरिकली सिंपली क्या कर लें, जब भी हम रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो हम 2 या 3 वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी टाइम सीरीज के प्लॉट्स ड्रॉ कर लें। तो टाइम सीरीज के प्लॉट्स हम जब ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमें देख के जनरल आइडिया ही हो जाता है कि इनके इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर्स नहीं है, और इसकी जो वोलेटिलिटी है वो भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि इतना ज्यादा एकदम से वो ऊपर की तरफ जा रहा हो फिर एकदम से नेक्स्ट डे पे वो इतना नीचे आ जाता है। अप एंड डाउन्स अगर बहुत ज्यादा नहीं है और आउटलायर्स भी उसके अंदर नहीं है तो हम जनरली भी ये अज्यूम कर सकते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस जनरल अजम्पशन को जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स लाइक चार्क पैरा टेस्ट और इन टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म और नॉर्मेलिटी टेस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द अदर वेरिएबल। तो ये नॉर्मेलिटी टेस्ट की टेस्टिंग के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वो ये है। तो ये चूंकि हम ऑलरेडी जो है वो सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जो डेटा इसमें गिवन है उसमें आप देखिए जो टी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट हुई है वो क्या है 4.78, और जो उसके अगेंस्ट टैबुलेटेड वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है वो 5.99 है। सो दिस वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकता। नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होता? जब दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज सपोज टू बी ग्रेटर देन दिस टैबुलेटेड वैल्यू, तो फिर मैं नल हाइपोथेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं रिजेक्ट कर देता और मैं ये अज्यूम करता कि अंडरलाइंग डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे बना सकते हैं? तो ये चीज जो है वो हमने समझनी थी, इसीलिए हमने डमी वेरिएबल्स की डिस्कशन से पहले इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझने की कोशिश की। मैं वंस अगेन प्लॉट ड्रॉ करता हूं। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना मिलता तो कहीं इसके अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते और आउटलायर बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते।
तो एक आउटलायर फॉर एग्जांपल यहाँ 1984 में रिपोर्ट होता, एक आउटलायर 1990 में रिपोर्ट होता, एक आउटलायर 1994 में रिपोर्ट होता। एक वैल्यू इधर है, दूसरी वैल्यू कहीं इधर जाके शो होती है, तीसरी वैल्यू कहीं इधर शो होती है, चौथी कहीं इधर शो होती है। तो इसका मतलब है कि जो कर्व की डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर इस तरह चले और फिर टॉप से वो दोबारा बॉटम की तरफ आए। तो इट शोज कि जी जो नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द डेटा है उस नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अंडरलाइंग टाइम पीरियड में कोई ऐसा पॉलिसी शिफ्ट या रिफॉर्म आया है जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो अब्रप्टली चेंज रिपोर्ट हुई है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक स्मूथ इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं तो ऑयल की प्राइसेस अगर आप देखें तो ऑयल की प्राइसेस अगर $5 पर बैरल चल रही होगी ना, अगले दिन पे ऑयल की जो प्राइस होगी वो $5.2, $5.5 या $4.8 या $4.9 के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। ये बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस है जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्स में भी जो है वो ऑयल प्राइसेस आपकी चल रही होती हैं अप्स एंड डाउन्स, लेकिन एकदम से $5 से कीमत चढ़ के जो है वो $15 पर बैरल पे चली जाती है तो वो यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट होगा। फिर $15 की कीमत से वो एकदम से जो है वो $2 पर बैरल पे आ जाए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जी ये जो अंडरलाइंग टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा मसला जरूर हुआ है जिस मसले की वजह से जो हमारी टाइम सीरीज का जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है या जो ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है वो ट्रेंड जो है वो चेंज होता है और इतना अब्रप्टली चेंज होता है कि उसकी वो अब्रप्ट चेंजेस हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये अंडरलाइंग इशू क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आपके डेटा के अंदर आता है और डेटा के अंदर आउटलायर्स रिपोर्ट होते हैं। तो इस चीज को जो है चूंकि हमने तो चाउ टेस्ट में जितनी डिस्कशन की वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडरलाइंग पॉलिसी शिफ्ट को डील कर रहा था, वो तो एक ही अंडरलाइंग पॉलिसी रिफॉर्म्स या कोई भी इशू या चेंज जो है वो आई उस टाइम पीरियड में उसको उसने एड्रेस किया। लेकिन वंस हमारे पास ये डेटा मौजूद है और जैसे मैंने अभी एग्जांपल ऑयल प्राइसेस की कोट की तो इसके अकॉर्डिंगली मैं देखता हूं तो $5 से $15, $15 से $50, $50 से $117, $117 से वापस $35। तो ये अब इस तरह की सी अगर आपको ट्रेंड्स नजर आएंगे तो ये 4 से 5 ऐसे बड़े मेजर जंप्स या शिफ्ट्स हैं जो कि हमने अंडरलाइंग डेटा में चेक करने हैं अगर हम कोई ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस का और उस दौरानिये में हमें ये 5-6 मेजर शिफ्ट्स या ट्रेंड्स का आउटलायर्स का रिपोर्ट होना हमें डेटा के अंदर नजर आता है जो कि आपको ग्राफ्स को ड्रॉ करके पता चलेगा। विदाउट ड्राइंग दी टाइम सीरीज प्लॉट्स आप ये चीज डिटरमिन नहीं कर पा सकते। तो उससे हमें अंदाजा होगा कि अंडरलाइंग टाइम पीरियड में कितने बड़े बड़े जो है वो आउटलायर्स रिपोर्ट हुए कि नॉर्मल रेंज ऑफ डेटा से बार की वैल्यूज रिपोर्ट होती हैं। तो जहां पे आउटलायर रिपोर्ट होगा वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन चूंकि चाउ टेस्ट की डिस्कशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को या एक अंडरलाइंग इशू को एड्रेस करती थी तो वो हमारे टाइम सीरीज डेटा के ऊपर उतना ज्यादा इजीली एप्लीकेबल नहीं है। चाउ टेस्ट आपकी बिहेवियरल स्टडीज के अंदर जो है वो तो वहां पे जहां पे आप जो है वो फॉर एग्जांपल चेक करते हैं किसी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स का ही बिहेवियर टुवर्ड्स लर्निंग टेस्ट किया जा रहा है तो हर सेमेस्टर में उनको जो एडिशनल कोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं तो वो उनकी एकेडमिक और पर्सनालिटी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट में कितना रोल प्ले करते हैं। तो कट ऑफ डेट पहला सेमेस्टर और फिर दूसरा सेमेस्टर तो दरमियान में जो पहले सेमेस्टर के एंड पे आपकी इनपुट्स ले ली जाएं और उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के एंड पे आपकी इनपुट्स ले ली जाएं और दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो शायद वहां तो ये मुमकिन होगा। लेकिन दूसरे से तीसरे सेमेस्टर, तीसरे से चौथे सेमेस्टर, चौथे से 5वें सेमेस्टर पे अगर आपको जाना हो तो ये सिंपल चाउ टेस्ट तो सिर्फ एक ही चीज को डील करेगा, एक ही कट ऑफ पॉइंट को डील करेगा, एक से ज्यादा डीलिंग उसने नहीं करनी। सो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है आज के सेशन में वो है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डमी वेरिएबल्स। तो डमी वेरिएबल्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो डमी वेरिएबल इटसेल्फ है क्या? डमी वेरिएबल जी हम 0 और 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डमी वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स
टेकिंग वैल्यू ऑफ 0 और 1, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी और या उसकी वैल्यू 1 होगी। दे आर ऑफन कॉल्ड एज ऑन और ऑफ वेरिएबल। ये जो डमी वेरिएबल है 0 और 1 की फॉर्म में, ये एज ए डिपेंडेंट एक्सक्यूज मी सॉरी, ये डमी वेरिएबल एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल भी इस्तेमाल हो सकता है और एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर डमी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, ये चीज हम जब लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर टाइम ने हमें अलाउ किया और हमने डिस्कस किया, तो लॉगिट और प्रॉबिट मॉडल्स जो हैं वहां पे हम, ये चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ऑफ दी गुजराती बुक बनता है मोस्ट प्रोबेबली, वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मेरी अजम्पशन ये है कि ये डमी वेरिएबल है जो 0 और 1 की फॉर्म में मेजर होता है, इस 0 और 1 के डिस्क्रीट वेरिएबल को हम एज एन इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो डील करेंगे। और when they act as a dependent variable, so there are certain problems that are associated with its interpretation जो हम कहीं लॉजिस्टिक और लॉगिट और प्रॉबिट मॉडल्स में डील कर रहे होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमारी assumption ये है कि हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको हम डील करेंगे। और जब एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये रिकॉर्ड होगा या इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होगा, तो वहां पे इस चीज को हम जो है वो बिल्कुल उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे जैसे अभी तक हमने रिग्रेशन के मॉडल्स को स्टडी करते हुए इंटरप्रिटेशंस के तरीके सीखे। ये डमी वेरिएबल जो है इसकी कीमत, इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अब हमने ये समझना है इन टाइप्स से कि ये डमी वेरिएबल हमें कहां कहां पे हेल्प आउट करता है। ये तो हमने समझ लिया कि इस डमी वेरिएबल को जो है वो हम कैसे जो है वो मेजर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूं कि जी हम, अगर आप देखें, अगर मुझे फॉर एग्जांपल डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हो ना, तो ऐड में जाके आप यहां देखिएगा ये 2 यूनिट्स और टाइम डमीज के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंडरलाइंग डेटा है उसमें कोई ऐसी चीज ही रिपोर्ट नहीं हुई। देखिए ना, यहाँ पे हमने जब इसका प्लॉट ड्रॉ किया आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ तो कोई आउटलायर है ही नहीं। तो जब आउटलायर नहीं है तो इसका मतलब है मुझे किस चीज के लिए डमी की जरूरत है जहां पे मैं उस चीज का इफेक्ट असेस कर सकूं। तो कहीं आउटलायर रिपोर्ट होता 1984 में, कहीं आउटलायर रिपोर्ट होता 1994 में, तो मैं 1984 के लिए एक डमी इंट्रोड्यूस करता और 94 के लिए दूसरा डमी इंट्रोड्यूस करता, तो वो तो चीज पॉसिबल ही नहीं हुई क्योंकि अंडरलाइंग डेटा यहाँ पे ऐसा है। इसलिए जब मैं इस एड पे जाता हूं तो ये दोनों ऑप्शंस देखें, पीरियोडिक डमीज, यूनिट डमीज, टाइम डमीज, ये इटसेल्फ क्या होते हैं इनके ऊपर अभी हम बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपको ये एक्टिव नजर नहीं आते। तो वंस हमारे पास अंडरलाइंग डेटा जो हम सिस्टम को देंगे जहां पे डमीज की इंट्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम जब ऐड पे जाके इस चीज को देखेंगे ना, तो ये जिस तरह ये रैंडम वेरिएबल एक्टिव है, जिस तरह ये बाकी चीजें एक्टिव है, उस तरह ये भी एक्टिव होंगे और इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डमीज खुद प्रोड्यूस करेगा। तो हम ऐसी एग्जांपल्स को भी देखते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जेनेरिक डिस्कशन कर लें कि मैंने कहा डमी जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में मेजर होगा। अब ये डमी किस किस किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं रिसर्च स्टडी के अंदर कि जो कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ, तो इसमें जो एज है उसकी ग्रुप्स हमने बना दी 40 साल से कम उम्र के लोग और 40 साल से बड़ी उम्र के लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल डेथ का रेट हमने कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ डेथ क्या है अमंग दी इफेक्टीज ऑफ दिस वायरस, तो 40 से कम वाले कितने मरे, उनके लिए डमी D1 1 हो जाएगा, 40 से ऊपर वालों के लिए 0 हो जाएगा। तो जब हम रिग्रेशन के मॉडल में उसको रिपोर्ट करेंगे और एस्टिमेट करेंगे तो वहां से हमें ये बाइफरकेटेड इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी कि 40 साल से कम उम्र के लोग और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग कितने मरे। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, वाइट हैं, स्पेनिश हैं, ब्लैक हैं, अरबी है, अजमी है, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, हेल्दी है, नॉन हेल्दी है। Similarly, on the basis of marital status, शादीशुदा या गैर शादीशुदा। Similarly, on the basis of जो आपकी एजुकेशन है, पढ़ा लिखा या अनपढ़, अमीर या गरीब, हाँ जी,
तो छोटा या बड़ा, सो यू कैन नेम एनी टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव कंपोनेंट जिसकी बुनियाद पे आपको अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर, डेटा के अंदर जो है वो रिफ्लेक्टेड आउटपुट रिक्वायर्ड हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेट बाइफरकेटेड एंड सेग्रीगेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। तो जेंडर की बेसिस पे, मैरिटल स्टेटस की बेसिस पे, एज की बेसिस पे, हेल्थ की बेसिस पे, पॉवर्टी की बेसिस पे, एजुकेशनल ग्राउंड्स के ऊपर, गुर्बत और अमारत के एतबार से, शादीशुदा या गैर शादीशुदा के एतबार से। सो ये सारे के सारे डमीज जो हैं ये क्वालिटेटिव डमीज हैं, जो कि हमें क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएंगे कि जी किस ग्रुप ऑफ दी सोसाइटी में, किस सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी में उस रिसर्च के एतबार से जो है वो क्या चीज आगे चल रही है। सिमिलरली ये डमीज की एक दूसरी किस्म है जिसको हम सीजनल डमी कहते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब बिजनेसेस की बात करते हैं तो उन बिजनेसेस के कुछ सीजन्स ऑन होते हैं, कुछ सीजन्स ऑफ होते हैं। जैसे आजकल जो है वो जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, तो बड़ी टफ किस्म की सिचुएशन है ड्यू टू दिस क्राइसिस, लेकिन स्टिल कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका सीजन स्टिल चल रहा है, उनका सीजन ऑन है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका सीजन होना तो ऑन चाहिए था लेकिन वो ऑफ हो गया। जैसे जितने भी आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जितनी आपकी बाकी जितने आपकी जो ईद का त्यौहार आने का टाइम करीब है, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी आपकी स्टफ्स होते हैं, कपड़े, जूते और इस तरह की ब्यूटी के प्रोडक्ट्स और इसी तरह के, फिर शादियों का सीजन होता है तो उससे रेलेवेंट जितनी भी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो ये उनका सीजन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस ये सारा सिस्टम ठप है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूं कि सीजन ऑन है और सीजन ऑफ है, तो अगर मुझे एक बिजनेस की या एक इकोनॉमी की सीजन ऑन है और सीजन ऑफ है के एतबार से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब सीजन ऑन था तो डमी को मैंने D1 की वैल्यू दे दी, जब सीजन ऑफ हुआ तो मैंने डमी को 0 की वैल्यू दी। तो ये 0 और 1 को 0 1 0 1 की फॉर्म में मैं डेटा मेजर करता गया और जो रेलेवेंट वेरिएबल्स थे उनके अकॉर्डिंगली मैं उसको रिकॉर्ड करता गया। तो जब एस्टिमेशन हम आगे चल के इसकी देखेंगे तो वहां पे ये चीज बाय डिफॉल्ट मुझे सेपरेट करके सीजन ऑन है या सीजन ऑफ है के एतबार से सेपरेटेड इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर देगी कि सीजन ऑन हो तो क्या मिजाज होता है और सीजन ऑफ हो तो क्या मिजाज होता है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूं कि साल में 4 क्वार्टर हैं और मुझे क्वार्टरली डेटा रिक्वायर्ड है कि एक क्वार्टर में जो है वो इंपैक्ट क्या था सेल्स के ऊपर ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, और दूसरे क्वार्टर में इंपैक्ट क्या था, फिर तीसरे क्वार्टर में इंपैक्ट क्या था, और फिर चौथे क्वार्टर में इंपैक्ट क्या था। सिमिलरली अगर मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए हर महीने के लिए, साल के 12 महीनों में हर महीने सेल्स के ऊपर हमारी एडवर्टाइजमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो एज्यूम करना पड़े और वो असेस करना पड़े तो मुझे मंथली डमीज रखने पड़ेंगे। क्वार्टर 4 है तो 4 डमीज प्रोपोज मैंने करने हैं। जो सीजन ऑन और सीजन ऑफ की एग्जांपल कोट की, उसमें मैंने कहा सीजन ऑन तो 1, सीजन ऑफ तो 2। तो ये यहाँ पे एक अंडरलाइंग इशू है जिसको मैं मेजर कर रहा हूं, लेकिन जब क्वार्टर्स की बात आई तो 4 डिफरेंट क्वार्टर्स हैं जिनकी मुझे बात करनी है, तो कहीं मुझे 4 डमीज के साथ वास्ता पड़ना है। फिर इसी तरह अगर 12 महीनों की बात करता हूं तो मुझे 12 महीनों के साथ पाला पड़ेगा। सो ये सीजनल डमीज हैं जो कि सीजन्स के एतबार से भी पॉसिबल होते हैं। सो ये एक और टाइप है डमीज की जो कि हम कहीं कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव डमी हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, गुर्बत अमारत, गरीबी अमीरी, हेल्दी नॉन हेल्दी, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, एनी सेगमेंट और ग्रुप ऑफ द सोसाइटी जिसको हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करके उनकी सेपरेट, बाइफरकेटेड, सेग्रीगेटेड और इंटीग्रेटेड और डिसइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहें तो वो क्वालिटेटिव डमी तो मैंने कह दिया, लेकिन वो भी 0 और 1 की फॉर्म में मेजर होगा। सिमिलरली सीजनल डमीज हैं आइदर इन द केस ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑन एंड ऑफ सीजन, either in the case of example of quarterly data, 4 dummies, either in the case of example of 12 months of the year, monthly केस में तो 12 dummies, लेकिन हर केस में डमी 0 और 1 की फॉर्म में ही मेजर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा आपका 0 और 1 की
फॉर्म में मैयर ना हो और उसको मैं डमी वेरिएबल कह दूं, डमी जहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा वो उस डमी की अगेंस्ट वैल्यू या 0 आएगी और या 1 आएगी। इसके अलावा कोई वैल्यू हम डमी वेरिएबल को नहीं दे सकते। डमी की जो एप्लीकेशन है वो कहां कहां पे पॉसिबल है, तो डमी की एप्लीकेशन जो है वो इंटरसेप्ट डमी भी हो सकता है और वो स्लोप डमी भी हो सकता है। हमने प्रीवियस डिस्कशन जो कल के सेशन में डिस्कस की, तो यहाँ पे हमने चाउ टेस्ट को डिस्कस करते हुए सिर्फ यही बात कही कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पहले और बाद ये जो स्लोप कोफिशिएंट्स हैं ये चेंज हुए या नहीं हुए, इस चीज को हमने असेस करना था और हमने एफ टेस्ट के थ्रू जो है इस चीज को मेजर करने की कोशिश की और हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। लेकिन व्हाट इफ मैं ये एज्यूम करूं कि जी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इंटरसेप्ट कुछ और था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरसेप्ट कुछ और है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले स्लोप कुछ और था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद स्लोप कुछ और है। तो अब ये दो डिफरेंट एनालिसिस हैं जो कि मुझे करने हैं, लेकिन जो कल की डिस्कशन थी वो डिस्कशन चाउ टेस्ट से रेलेवेंट, वो डिस्कशन जो थी वो बिल्कुल हमें बाइफरकेट नहीं करवा सकी थी कि ये जो हम अंडरलाइंग चेंज की बात कर रहे हैं वो अंडरलाइंग चेंज स्लोप में कितनी आई है और वो अंडरलाइंग चेंज हमारे इंटरसेप्ट में कितनी आई, ये हम क्वांटिफाई नहीं कर पा सकते थे। सो दिस लिमिटेशन ऑफ द चाउ टेस्ट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सच अ वे कि जहां पे डमी आपने इंटरसेप्ट डमी इंट्रोड्यूस किया तो वो डमी आपका जो हमारी रिग्रेशन का ये वाला कंपोनेंट है बीटा 1 का, इसमें आने वाली चेंज को रिफ्लेक्ट कर देगा कि जी बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग इशू ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग इशू ऑफ एनी अदर क्राइसिस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 1990 से लेके 2019 तक, इन दिस एग्जांपल आप 3 से 5 डिफरेंट अंडरलाइंग पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं या शिफ्ट्स हैं जिनकी बातें कर रहे हैं। सो उन सारों की वजह से इंटरसेप्ट में कितनी चेंज है। और सिमिलरली जो दूसरा डमी है वो है स्लोप डमी वेरिएबल्स, जो हमें क्या बताएगा, दैट पिकअप ए चेंज इन स्लोप ऑफ द रिग्रेशन। इंटरसेप्ट डमी पिकअप द चेंज इन इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन, स्लोप डमी जो है वो हमें स्लोप के अंदर आने वाली चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मैकेनिज्म इक्वेशंस में हम कैसे इंटरसेप्ट डमी को इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे हम जो है वो स्लोप डमी को इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमने आगे चल के इंशाल्लाह समझना है। लेकिन ये डमी दो किस्म के होंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वेशन पैरामीटर्स के एतबार से। इंटरसेप्ट डमी जो कि चेंज इन इंटरसेप्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और स्लोप डमी जो चेंज इन स्लोप कोफिशिएंट उसको रिफ्लेक्ट करेगा। वो सीजनल भी हो सकता है, वो जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकता है, जैसे हमने एज, जेंडर या मैरिटल स्टेटस या जो अमीर या गरीब इस एतबार से कैटेगराइजेशन की उस कॉन्टेक्स्ट में भी पॉसिबल है। सो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस डमी वेरिएबल की केस की। देखें एक ऐसी एग्जांपल हमारे सामने अवेलेबल है जिसमें मैं ये कहता हूं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डी आई प्लस म्यू टी। ये क्या है? If y is teacher's salary and di is equal to 1 if teacher is non-smoker and di is equal to 0 if teacher is smoker. किस कैटेगरी को 0 देना है और किसको 1 देना है, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू अस। मैं नॉन स्मोकर्स को 0 दे दूं और स्मोकर्स को 1 दे दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी कैटेगरी जो है वो अलग से डिफाइन हो जानी है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये डिफाइन करता हूं, एक मॉडल मैंने यहां पे आप देखते हैं आपके सामने मौजूद है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डी आई। सैलरी टीचर्स को क्या मिलती है, अगर वो नॉन स्मोकर है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है और अगर वो स्मोकर है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है, इस अंडरलाइंग डेटा की एस्टिमेशन कर ली जाए। तो मैं ये एज्यूम करता हूं, देखें y इज इक्वल टू डी आई अगर फॉर एग्जाम्पल 0 हो जाए ना, ये डी आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये बीटा के साथ जो कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा।
तो yi is equal to alpha would be the salary of smokers, क्योंकि मैंने di को 0 कहा। ये कैटेगरी ऐसी है, अगर di 0 है तो हमने उसको इस कैटेगरी को क्या नाम दिया, ये स्मोकर्स की कैटेगरी है। तो स्मोकर्स की कैटेगरी का मतलब y is equal to alpha plus 0, which means y is equal to alpha। और अगर वो नॉन स्मोकर है तो y is equal to alpha plus beta into 1, क्योंकि di यहाँ पे 1 हो जाना है। तो 1 का मतलब ये होगा कि जी अल्फा प्लस बीटा वुड बी द एवरेज सैलरी ऑफ नॉन स्मोकर्स, और y इज इक्वल टू अल्फा वुड बी द एवरेज सैलरी ऑफ स्मोकर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मोकर को कम तनख्वाह मिलती है और नॉन स्मोकर को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। देख लीजिए, दिस प्रोड्यूसेस एन एवरेज सैलरी ऑफ फॉर ए स्मोकर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y while giving the fixed values of di is equal to 0 is alpha, कि जब मैंने इस इक्वेशन में अल्फा को बीटा के अगेंस्ट जो है वो di की वैल्यू 0 पुट की, तो ये स्मोकर्स वाली कैटेगरी है, तो ये 0। तो स्मोकर्स की कैटेगरी में y is equal to अल्फा, और नॉन स्मोकर्स की कैटेगरी में di 1 हुआ, तो ये तो एरर टर्म बाय डिफॉल्ट एस्टिमेशन के बाद 0 होती है, सम ऑफ एरर टर्म्स वुड बी इक्वल टू 0। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y वुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन केस ऑफ नॉन स्मोकर्स। तो इसका मतलब है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन this suggests that non-smokers receive higher salary than smokers। अच्छा, अब वो कितनी हायर सैलरी ज्यादा लेते हैं, तो देखें अल्फा और अल्फा तो दोनों केसेस में बराबर है एवरेज सैलरी के एतबार से, लेकिन अगर वो नॉन स्मोकर है तो उसको बीटा लेवल की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। तो यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि नॉन स्मोकर्स को एक्स्ट्रा सैलरी कितनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इसी रिग्रेशन को हम मजीद आगे एक्सटेंड करना चाहें, और मैं ये एज्यूम करता हूं कि हम एक तो हमने कहा कि जी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा di, तो di तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की कैटेगरीज को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमने गैमा xi का एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। जो xi का वेरिएबल है वो किस चीज को शो करता है, वो कहता है जी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। सो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया एज एन एडिशनल वेरिएबल। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। तो इसमें अब हम इस इक्वेशन में हम किस चीज के इंपैक्ट को देख रहे हैं, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का डिफरेंस तो यहां तक कवर था अल्फा प्लस बीटा di तक, फिर प्लस हमने साथ में ये भी कवर करने की कोशिश की कि किन टीचर्स को ज्यादा सैलरी मिलती है जो हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। तो जितना ज्यादा हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा उसको सैलरी भी ज्यादा मिल सकती है। तो दिस गैमा वुड एस्टिमेट दैट लेवल ऑफ एडिशनल अर्निंग जो कि एडिशनल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हाईली एक्सपीरियंस लोगों को जरा ज्यादा मिल रही होगी और कम एक्सपीरियंस लोगों को जरा कम मिल रही होगी। अगर इसको ग्राफिकली देख लिया जाए, देखें ये अल्फा जो है वो स्मोकर्स की कैटेगरी है और अल्फा प्लस बीटा जो है ये नॉन स्मोकर्स की कैटेगरी है। और ये ग्राफिकली भी आप देखें तो ये आपका जो ओरिजिन है उससे अप टू सर्टेन लेवल अल्फा है, और अल्फा में कोई चीज ऐड ही हो रही है तभी जो है वो कहीं जाके नॉन स्मोकर्स वाली कैटेगरी की एक्स्ट्रा सैलरी बनती है, तो वो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो सीजनल डमीज हैं इसके ऊपर हमने कहा जी कि ये जो सीजनल डमीज हैं इनकी जरूरत क्यों ज्यादा महसूस होती है। हम फाइनेंस में मंडे को स्टॉक एक्सचेंज को ओपन होता देखते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस के बेसिक कोर्सेज में आपने डे इफेक्ट, डे ऑफ द वीक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट सुना होगा या आपकी नजर से गुजरा होगा, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे को सुबह सुबह ट्रेड जरा ज्यादा होता है। जुम्मे की शाम को जाते जाते भी लोग कहते हैं जी चलो जाते जाते दो दिन, वैसे भी सैटरडे संडे हमने छुट्टी करनी है, रेस्ट करेंगे, तो जाते जाते जरा डील कर लो। सिमिलरली मार्केट्स में अगर आप देखें मंडे को आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रश ज्यादा नजर आती है। मंडे को, फ्राइडे को जब वर्किंग आवर्स खत्म होते हैं तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रश ज्यादा नजर आती है। रेस्ट ऑफ द डेज में आपको सुबह शाम ट्रैफिक का लोड उतना ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि लोग वर्किंग जो वीक स्टार्ट होता है और वर्किंग वीक एंड होता है तो अपनी फैमिली से वर्किंग प्लेस की तरफ और वर्किंग प्लेस से फैमिलीज की तरफ वापस आ रहे होते हैं रेस्पेक्टिवली।
मंडे और फ्राइडे को। तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन का लोड, हमने डे ऑफ द वीक का इफेक्ट ऑन शेयर प्राइसेस, या जो मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ऑफ ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और शेयर्स और बॉन्ड्स, उसको अगर हमने स्टडी करना है तो ये डे इफेक्ट हमने जो है वो कैप्चर करना है। सिमिलरली Similarly, in case of excuse me. Similarly, in case of annual data या क्वार्टरली डेटा, हम ये एज्यूम करेंगे कि मैंने कहा हम 12 महीनों की बात करें तो हम 12 डमीज, इससे पहले मैंने कहा हम 12 डमीज डील करेंगे, लेकिन 12 डमीज हम कब डील करेंगे? जब हम इस रिग्रेशन इक्वेशन को आप देखें, जिस वक्त फॉर एग्जांपल ये रिग्रेशन है जो कि DI जो है वो मंथली डमी है फॉर एग्जांपल, और हमने मंथ का इफेक्ट कैप्चर करना है कि मार्च के महीने में जो है वो ज्यादा या सितंबर के महीने में ज्यादा ट्रेड होता है और बाकी महीनों में उतना ट्रेड नहीं होता, तो y is equal to alpha plus beta DI, तो DI would be equal to 1 in case of March, रेस्ट ऑफ द मंथ में DI would be equal to 0, तो जनवरी फरवरी में वैल्यू 0 और अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें भी वैल्यू 0। तो यहां तो ये हो गई वो कैटेगरी जहां पे मैंने सिर्फ एक महीने का इफेक्ट कैप्चर करना था और बाकी 11 महीनों को मैंने स्किप कर लिया। लेकिन जहां पे बात आएगी मुझे 12 के 12 महीनों के लिए सेपरेट इंपैक्ट चाहिए, तो मुझे 12 डमी इंट्रोड्यूस करने हैं ना फॉर एग्जांपल, तो मैं 12 डमीज इंट्रोड्यूस करूंगा। D1 वुड बी इक्वल टू 1। मैं जरा एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए कि जी हम जो चीज हम डील करने जा रहे हैं इसको हम एक्सेल में या डेटा को हम पोर्ट्रे कैसे करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल ये एज्यूम करता हूं, एक है D1 और ये D12 तक हमारे 12 डमीज होंगे। मैं मंथली हिसाब से भी देख लेता हूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से लेके और दिसंबर, ये साल के 12 महीने बनते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जनवरी 1 है ना, तो ये रेस्ट ऑफ द मंथ्स वुड बी 0 फॉर D1। D2 क्या है? D2 रिफ्लेक्ट करेगा किसको? फरवरी को, तो फरवरी वुड बी 1, तो रेस्ट ऑफ द मंथ्स इन केस ऑफ D2 वेरिएबल वुड बी 0। मार्च के महीने में क्या होना है? 0 और मार्च 1 होगा, तो यहां से ऑनवर्ड आपको बाकी सारे के सारे 0 नजर आएंगे। और सिमिलरली ये 0 0 0 और ये 1, और यहां से ऑनवर्ड आपको बाकी सारे 0 नजर आएंगे। इन केस ऑफ D5 ये मई के महीने को रिफ्लेक्ट करता है, तो 0 0 0 0 और 1, और बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ्स वुड बी 0। सिमिलरली लेट्स गोज ऑन। तो ये आपका यहां तक ना ये पूरे का पूरा डेटा सेट जो है वो इस तरह से कैप्चर होके हमारे सामने आ जाएगा और हमें आइडिया हो जाएगा। देखें, अगर मुझे जनवरी इफेक्ट कैप्चर करना है तो जनवरी की D1 की 1 वैल्यू और रेस्ट ऑफ दी वैल्यू 0 मुझे इस काबिल बना देंगी कि उस रिग्रेशन के पूरे मॉडल में फॉर एग्जांपल मैंने अगर जनवरी इफेक्ट कैप्चर करना है तो वो मुझे इस D1 के कोफिशिएंट से आइडिया हो जाना है, D2 का कोफिशिएंट फरवरी इम्पैक्ट, D12 का कोफिशिएंट मुझे दिसंबर का इम्पैक्ट बता देगा। तो ये 12 डमीज तो मैंने रख लिए, लेकिन अब इन 12 डमीज में से अब जिस चीज को हमने समझना है वो क्या है? एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं डमी वेरिएबल्स ट्रैप। ये डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है? अगर मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल को ही मैं बेस बनाऊं और मैं ये एज्यूम करता हूं कि यहां पे हमने मंथली जो हमारा ये ओपन ही नहीं हो रहा है,
जी, जो मंथली हमारा जो हमारे 12 महीनों के हमारे डमीज थे, हमने मंथ इफेक्ट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की और ये 12 डमीज हमने लिख लिए। अगर मैं रेग्रेशन के मॉडल में 12 महीने और 12 डमीज रख के और 12 महीनों का इंपैक्ट सेपरेटली या 12 डिफरेंट अंडरलाइंग पॉलिसी शिफ्ट्स या रिफॉर्म्स की बात करता हूं और वो इफेक्ट कैप्चर कर लेता हूं और करने की कोशिश करता हूं, सो इन दैट केस मुझे अपनी इस रिग्रेशन के मॉडल में, ये जो रिग्रेशन मॉडल है, इस मॉडल में मुझे इस स्लोप को इस इंटरसेप्ट को डालने की जरूरत नहीं है। इंटरसेप्ट ना डालूं तो फिर 12 महीनों का इंपैक्ट देखना है तो 12 डमीज इंट्रोड्यूस कर लो। लेकिन अगर इंटरसेप्ट भी इंक्लूडेड है और 12 डमीज भी रख लिए हैं तो दिस वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है? प्रेजेंस ऑफ टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डमीज एज वेल एज इंटरसेप्ट टर्म इन रिग्रेशन मॉडल। अगर ये 4 क्वार्टर्स हैं तो 4 डमीज और फिर प्लस इंटरसेप्ट भी डाल लिया तो डमी वेरिएबल ट्रैप। 12 डमीज हैं, मंथ इंपैक्ट हमने जो है वो मंथली इंपैक्ट जो है वो मंथ स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो कैप्चर करना था। 12 डमीज भी डाल लिए और साथ में इंटरसेप्ट भी डाल लिया तो डमी वेरिएबल ट्रैप बन जाना है। 12 डमीज की जगह में क्या करूंगा, 11 डमीज डाल दूं और ये इंटरसेप्ट रहने दूं तो डमी वेरिएबल ट्रैप नहीं है। क्वार्टरली डेटा के साथ डील कर रहा हूं तो 4 क्वार्टर्स के 4 डमीज बनते हैं, 3 डमीज डाल लूं और एक इंटरसेप्ट डाल लूं तो डमी वेरिएबल ट्रैप नहीं होगा। तो ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर मंथली डेटा वी इंक्लूड 11 डमी वेरिएबल्स, फॉर क्वार्टरली डेटा वी हैव टू इंक्लूड 3 and we have as much dummies as months and as quarters minus 1. The excluded month act as a reference category. 11 डमीज डाले, एक को छोड़ दिया, जिस एक को छोड़ा वो रेफरेंस कैटेगरी हो जानी है और वो रेफरेंस कैटेगरी का जो डिफरेंस है वो हमें कहां से मिलेगा? इस रिग्रेशन के अल्फा का मतलब होगा कि वो रेफरेंस कैटेगरी है। क्वार्टर्स के केस में 3 डमीज डाल दिए, जो चौथा नहीं डाला वो ये रेफरेंस कैटेगरी है। मंथली केस में 12 डमीज की जगह 11 डमीज डाले, जो एक महीने का डमी इंट्रोड्यूस ऐड नहीं किया इसमें, वो रेफरेंस कैटेगरी ऑफ अल्फा से जो है वो हमें मिल जाना है। और अगर हमने अल्फा की कैटेगरी डाली है तो फिर हमने क्या करना है? टोटल रिक्वायर्ड डमीज -1। और अगर हम -1 वाली ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे? हम चल रहे होंगे, हमारी तरफ जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे ये प्रॉब्लम ऑफ डमी वेरिएबल ट्रैप है और वो एस्टिमेशन हमारी पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है जी, अब आप इसको जरा देखिए। इफ वी हैव द फॉलोइंग मॉडल ऑफ शेयर प्राइसेस ऑफ ए गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फर्म where the share price is regressed against 3 dummies using quarterly data. ये जी बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2 प्लस बीटा 3 D3 प्लस बीटा 4 D4 और प्लस Y बीटा 5 YT। तो अब ये D2 D3 D4, D2 क्या करता है? सेकेंड क्वार्टर, D3 थर्ड क्वार्टर, D4 फोर्थ क्वार्टर और ये जो बीटा 1 है ना 5.6, ये फर्स्ट क्वार्टर जो कि इसने 3 क्वार्टर्स रिफ्लेक्ट करके चौथे को स्किप किया तो ये रेफरेंस कैटेगरी बन गई। और ये जो है वो हमारा स्लोप है, उस स्लोप के साथ ये वो उसी तरह से चीज जो है वो पॉसिबल है। अब क्वार्टर नंबर 1 के लिए अगर आप देखें ना तो क्वार्टर नंबर 1 में D1 1 होगा, 2 3 और 4 0 हो जाने। तो देखें ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो एस्टिमेशन के बाद क्वार्टर 1 के लिए जो हमारी शेयर प्राइसेस हैं वो क्या है? दिस प्लस ये वाली वैल्यू जो स्लोप कोएफिशिएंट को डील कर। क्वार्टर नंबर 2 में दिस वैल्यू विल रिमेन देयर क्योंकि ये तो रेफरेंस है ना। -1.2 के अंदर ये जो D2 है ये 1 हो जाना है और ये भी 0 हो जाएगा और D3 और ये D4 भी 0 होगा तो ये 0 हो गए और प्लस ये वाली वैल्यू आपको यहां पर नजर आती है। 5.6 -1.4 जो है वो 4.4 और प्लस दिस। तो चेक कर लें, पहले केस में क्वार्टर 1 के लिए आपका इंटरसेप्ट ये है, स्लोप ये है। क्वार्टर 2 में इंटरसेप्ट चेंज हो गया। सिमिलरली क्वार्टर 3 में
D3 1 होगा, ये भी 0 हो जाना है और ये भी 0 हो जाना है, तो इसको 5.6 एक्सक्यूज मी सॉरी, और फिर माइनस 0.7 तो 4.9 प्लस दिस। सिमिलरली क्वार्टर नंबर 4 में ये रेफरेंस है D2 और D3 0, D4 का -2 0.2 इसमें इसको ऐड करके आप कंक्लूजन निकालें तो 5.4 प्लस 0.80। अब हर केस में इंटरसेप्ट डमी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया और उसकी बुनियाद पे चारों क्वार्टर्स के लिए इंटरसेप्ट अलग अलग रिपोर्ट हो गया, और चारों क्वार्टर्स के लिए फिलहाल इस एग्जांपल में जो स्लोप कोफिशिएंट है वो सेम है। देखें पहले केस में भी 0.80, दूसरे में भी 0.80, तीसरे में भी 0.80, चौथे में भी 0.80। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ये डमीज रखे हैं, ये डमीज कौन से डमीज हैं? देखें इन डमीज को हमने ऐड किया हुआ है, और ये ऐड के बाद ना ये -1.20 ये माइनस की वैल्यू अंडरलाइंग डेटा की बुनियाद पे एस्टिमेशंस के बाद आई है। अदरवाइज ये जो इक्वेशन है ना β1 प्लस β2 D2 प्लस β3 D3 प्लस β4 D4 प्लस β5 YT है, उसकी बुनियाद पे एस्टिमेशन हुई है और ये रिजल्ट्स एस्टिमेट हुए ना एक्सक्यूज मी, तो ये माइनस माइनस के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये जो बीटाज हैं सॉरी डमीज हैं ये ऐड हो रहे हैं, तो इन डमीज को जहां पे हम डील कर रहे होंगे तो ये कौन से डमीज हैं? ये एडिटिव डमीज हैं। और दूसरा डमी कौन सा होगा? जो कि इंटरैक्टिव डमी होगा। इंटरैक्टिव डमी किस चीज को डील करेगा? इंटरैक्टिव आर मल्टीप्लिकेटिव डमी, ये किस चीज के लिए होगा? एडिटिव डमीज आर फॉर इंटरसेप्ट टर्म्स। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि ये इंटरसेप्ट्स हैं जो कि चारों क्वार्टर्स में चेंज हुए हैं। हमने इस एग्जांपल में बिल्कुल ये बात नहीं की कि इन 4 डिफरेंट क्वार्टर्स में 4 डिफरेंट स्लोप कोफिशिएंट्स होने चाहिए थे। ये पॉसिबल है, हो सकता है कि जो चेंज आपको इन 4 क्वार्टर्स में इंटरसेप्ट में नजर आ रही है क्या वो चेंज स्लोप में नहीं होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने उस चीज को फिलहाल डिस्कस नहीं किया, हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हमने किस कॉन्सेप्ट को समझा? एडिटिव डमीज क्या है जो कि इंटरसेप्ट के साथ डील करेंगे, और जो इंटरैक्टिव डमी या मल्टीप्लिकेटिव डमी है ये स्लोप कोफिशिएंट्स के साथ डील करेंगे। तो स्लोप कोफिशिएंट में जो चेंज है वो हमें मल्टीप्लिकेटिव डमी से मिलनी है, और जो एडिटिव डमीज हैं वो हमें इंटरसेप्ट की चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। इस वक्त तक की जितनी हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमने जो मेजर पॉइंट्स कवर किए वो क्या है कि हम जो डमी वेरिएबल है वो क्या होता है, डमी वेरिएबल की 2 टाइप्स इंटरसेप्ट डमी और स्लोप डमी क्या है, या एडिटिव डमी या मल्टीप्लिकेटिव डमी क्या होते हैं, और फिर हमने जो डमी वेरिएबल्स हैं इटसेल्फ उनका पर्पस क्या है, चाउ टेस्ट की क्या लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हमें मजबूरन डमी वेरिएबल्स की तरफ जो है वो स्विच ओवर होना पड़ा, और जो हमारा एरर टर्म का कंपोनेंट है उस एरर टर्म के कंपोनेंट की नॉर्मेलिटी को अगर हमें टेस्ट करना हो तो जार्क बैरा की अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम एरर टर्म की जो है वो नॉर्मेलिटी कैसे टेस्ट करते हैं। सो आज के सेशन में हमने ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। जो अगला सेशन है इसमें हम जो है ये जो हमारे एडिटिव डमीज हैं और जो हमारे जो इंटरैक्टिव डमीज हैं ये रिग्रेशन के मॉडल्स में हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे हम जो है वो इन डमीज को जो हमारा ग्रेटल का सॉफ्टवेयर है इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बाय डिफॉल्ट कैसे डमीज, यूनिट डमीज और टाइम डमीज और पीरियोडिक डमीज प्रोड्यूस करते हैं। इटसेल्फ ये यूनिट डमीज, टाइम डमीज और पीरियोडिक डमीज क्या हैं और इसकी बुनियाद पे एस्टिमेशन कैसे होती है, रिग्रेशन की इक्वेशंस डमीज की मौजूदगी में इंटरैक्टिव डमीज, मल्टीप्लिकेटिव डमीज, एडिटिव डमीज की मौजूदगी में हम कैसे रिग्रेशन की इक्वेशंस को लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डेटा हम कैसे जो है वो अरेंज करते हैं और उसको एस्टिमेट करके उसकी इंटरप्रिटेशंस कैसे बनती हैं, ये इंशाअल्लाह उल अजीज हमने अगले सेशन में इंशाअल्लाह कवर करना है। इससे रेलेवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हों
आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डेड जो कॉपी है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, वहां से इसको जो है वो एक्सेस भी किया जा सकता है। आज के सेशन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेशन में हमारी दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।